दैनिक जीवन में हम कई दफ़ा ऐसी चीज़ें देखते हैं जहाँ पर हम विभिन्न रंगों, विभिन्न कपड़ों यानी अलग अलग वस्त्र पहनने वाले, विभिन्न तरीकों को अपनाने वाले, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले और बहुत सी ऐसी प्रथाओं का यहाँ पर पालन करने वाले ऐसे विभिन्न समुदायों के साथ हम रहते हैं, जिन्हें देखते हैं। उन पर किसी भी तरीके का विवाद यदि उठता है तो यहाँ पर सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं। कई बार व्यक्तिगत अधिकारों को अधिक महत्व दिया जाता है, कई बार व्यक्तिगत अधिकारों से परे कुछ नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दे दिया जाता है। अभी हाल ही में ईरान में हिजाब को लेकर एक बार फिर से मुद्दा चर्चा में आ गया है और यह मुद्दा पूरे देश दुनिया में एक बार फिर सुर्खियों में है। इस वजह से आज के हम प्रोग्राम में यानी आज के इन डेप्थ में हम हिजाब मुद्दे को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं जो चर्चा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा विषय है भारत से लेकर ईरान तक हिजाब पर क्यों छिड़ी है बहस। यानी अब क्योंकि ईरान में हिजाब को लेकर फिर से बहस काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है। वहां एक महिला की मृत्यु हो गई है हिजाब को लेकर, इस तरीके से विवाद वहां पर चर्चा में है। आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं, कई महिलाएं हिजाब को जला रही हैं और वहां पर जनाक्रोश काफी ज्यादा फैल गया है। इस वजह से अब पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर फिर से यह मामला चर्चा में आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज के इस विषय में हम किन किन बिंदुओं को देखने वाले हैं। इन बिंदुओं के साथ ही फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर क्या थी, कहां से ली गई है, खबर महत्वपूर्ण क्यों है। इसके बाद जानेंगे ईरान का जो अभी हालिया मामला है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिजाब चर्चा में है, वह मामला क्या है। फिर ईरान में हिजाब की पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी हिजाब को लेकर ईरान में कब से जो नए नए कानून हैं वे बनाए गए हैं, कब से हिजाब को वहां पर अनिवार्य रूप से मान्यता दे दी गई है। समझेंगे ईरान की नैतिकता या मोरालिटी पुलिस के बारे में। यहाँ पर एक पुलिस है जिसे मोरालिटी पुलिस कहा जाता है और यह हिजाब से संबंधित या इम्प्रॉपर वे में यदि किसी ने हिजाब पहन रखा है तो इससे संबंधित निगरानी आदि कार्य करता है। तो जानेंगे कि क्या है नैतिकता पुलिस, समझेंगे हिजाब को लेकर भारत में स्थिति को, और इससे पहले हिजाब के संदर्भ में या इन वस्त्रों के संदर्भ में भारत में इससे पहले कौन से फैसले आए हैं, विभिन्न हाई कोर्ट ने कौन कौन से फैसले दिए हैं। समझेंगे विभिन्न मामले को और कोर्ट के उन निर्णय को। फिर इसके बाद जानेंगे निष्कर्ष और फिर इससे जुड़ा प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे कि यह खबर में क्यों आ गया है। तो यह खबर हमने ली है हिंदुस्तान टाइम्स से। इसमें यह खबर प्रकाशित की गई थी, हालांकि विभिन्न और भी न्यूज़पेपर्स में यह जो खबर है वह काफी चर्चा में है। खबर है एक्सप्लेन्ड ईरान्स मोरालिटी पुलिस हिजाब एंड वायलेंट प्रोटेस्ट ओवर वुमेन्स डेथ। यानी यहाँ पर अभी हाल ही में एक महिला की डेथ हो गई है जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही थी। और क्यों इसकी डेथ हो गई है, क्योंकि यहाँ की जो मोरालिटी पुलिस है उसने इससे हिरासत में ले लिया था और हिरासत के बाद यह कहा गया कि उन्हें काफी टॉर्चर किया गया था और टॉर्चर के बाद ही वे कोमा में चली गई। इसके बाद उनकी डेथ हो गई। इस वजह से ये पूरी खबर है जो चर्चा में आ गई है। जैसे ही उनकी मौत हुई है तो उसके बाद ईरान की जो महिलाएं हैं वे धरना प्रदर्शन पर आ गई हैं और उन्होंने हिजाब के विरोध में काफी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं। इस वजह से यह खबर महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया में विभिन्न मानवाधिकार संस्थाएं हैं वे एक बार फिर से मुखरता से इस बारे में बात करने लगी हैं। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को और इसके संदर्भ में ही सबसे पहले समझेंगे कि हालिया ईरान का मामला क्या रहा है। तो दरअसल अभी हाल ही में ईरान की एक महिला है महसा अमीनी जो कि महज 22 वर्षीय थी। वे ईरान में घूमने के लिए आई थी। एक तेहरान शहर है वहां पर उन्होंने इम्प्रॉपर वे में हिजाब पहन रखा था। तो इस वजह से वहां की जो नैतिकता पुलिस, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन भी किया, मोरालिटी पुलिस, उसने उन्हें हिरासत में ले लिया और उसके तुरंत बाद उन्हें हिरासत में लेने का जो तर्क दिया गया वो यही दिया गया कि उन्होंने हिजाब को उचित ढंग से नहीं पहन रखा था। इसके बाद जब उन्हें हिरासत में ले जाया गया तो उसके बाद उनके साथ कुछ प्रताड़नाएं हुई, वे कोमा में चली गई और कुछ ही समय के बाद यानी 16 सितंबर को उनकी मौत हो गई, जिसका कारण यानी वहां के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी, जबकि उनके साथ वहां पर प्रताड़ना आदि की गई थी, इस वजह से उनकी मौत हो गई है। जैसे ही यह खबर सुर्खियों में आई, उनकी मौत सुर्खियों में आई, तो उसके बाद वहां पर जो भी क्षेत्र थे और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने हिजाब के विरोध में काफी ज्यादा प्रदर्शन किए। जैसे ही प्रदर्शन किए तो वहां की जो मोरालिटी पुलिस है और जो सरकार की पुलिस है उसने भी वहां पर प्रदर्शन को रोकने के कई बार प्रयास किए हैं।
जिसमें एक एनजीओ है, ओस्लो स्थित एक एनजीओ है, जिसने ये बताया कि जैसे ही पुलिस की कार्रवाई हुई उन महिलाओं के प्रति, तो उसमें लगभग 31 नागरिक मारे गए। यानी इस्लामिक रिपब्लिकन जो पुलिस है उसने कार्रवाई की, उसमें ईरान में 31 मामले इसके अंतर्गत मारे गए और इसके बाद यह खबर और भी ज्यादा चर्चा में आ गई। इसमें चौंकाने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान में इस्लामिक ड्रेस और पुलिस की बर्बरता ये दोनों कई बार चर्चा में रहती हैं। यानी इससे पहले भी इस्लामिक ड्रेस, हिजाब को लेकर कई बार यह मुद्दा चर्चा में आया है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जिसमें महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे ईरान में कई नागरिक उनके सपोर्ट में आ गए हैं। इस वजह से ये पूरा जो चर्चा था, यह पूरी जो खबर थी वह चर्चा में थी। आइए देखते हैं ईरान की हिजाब को लेकर पृष्ठभूमि को, यानी इससे पहले हिजाब को लेकर कब प्रोटेस्ट हुए थे और कब दरअसल हिजाब ईरान के कानून में शामिल हो गया था। तो अभी यदि बात करें तो ईरान में यह सख्त हिजाब कानून मौजूद है, यानी वहां पर महिलाओं को अनिवार्य रूप से हिजाब पहनना वहां पर महिलाओं के लिए अनिवार्य बताया गया है। और यह कानून कब बनाया गया था? वर्ष 1983 में। यानी वर्ष 1983 में महिलाओं के लिए यहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य बना दिया गया। यदि चर्चा करें इस्लामिक क्रांति के बारे में तो वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद ही हिजाब को यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया। यानी हिजाब पहनना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया कि शहर में, ईरान में, और यह महिलाओं के लिए था कि ईरान की महिलाओं को यहाँ पर वर्ष 1979 के बाद जैसे ही इस्लामिक क्रांति सफल हुई और यहाँ पर ईरान में एक नए शासन के रूप में एक नया व्यक्ति आया, खुमैनी, तो उन्होंने तुरंत ही यहाँ पर महिलाओं को क्या पहनना, हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया। हालांकि पहले उन्होंने यह बात कही थी, वर्ष 1979 में उन्होंने यह बात कही थी कि यह केवल कामकाजी महिलाओं के लिए है, लेकिन बाद में वर्ष 1983 में इसे एक कानून के रूप में शामिल कर दिया गया। सरकार ने इस नीति को सही ठहराने के लिए कुछ अपनी तरफ से पेशकश दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुरान जो कि इस्लाम की एक पवित्र पुस्तक है और हदीस जो कि पैगंबर मोहम्मद द्वारा कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनका उन्होंने हवाला दिया है और हवाला देते हुए कहा है कि इन्हीं के कहने पर ही यह बात यहाँ पर स्वीकार की गई है कि इस्लाम में हिजाब पहनना महिलाओं के लिए अनिवार्य हिस्सा है। इस वजह से उन्होंने यह कानून लागू किया है। यानी सरकार की तरफ से इन दो वजहों से तर्क दिए गए हैं। एक तो कुरान के तर्क दिए गए हैं जिसमें उन्होंने, जो कि कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक के रूप में स्वीकार की जाती है। दूसरा उन्होंने हदीस के तर्क दिया है, हदीस का हवाला दिया है कि इस आधार पर वहां पर महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए। हालांकि मुस्लिम धार्मिक लेखन में ऐसा कहीं भी पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया गया है, या मुस्लिम धार्मिक लेखन पूरी तरीके से यह स्पष्ट नहीं कहता, कहीं भी ऐसा स्पष्ट नहीं है कि महिलाओं को पर्दा करना वहां पर अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए या महिलाओं को वहां पर पर्दा किया जाना चाहिए। यदि हम इसकी विस्तार से पृष्ठभूमि देखते हैं तो सबसे पहले वर्ष 1936 के आसपास जब पहलवी वंश के रिजा शाह का शासन था, तो उन्होंने यहाँ पर पूरे ईरान में बुर्का को, या हम कहें कि बुर्के और हिजाब को बैन कर दिया था। यानी इन दोनों पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो उस समय के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा था। यहाँ लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि जो रेजा हैं, ये रेजा शाह है, वे पश्चिमीकरण को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हिजाब और बुर्के पर पाबंदी लगा दी गई थी, तो यहाँ पर भी महिलाओं ने, यहाँ उनके घर वालों ने कई बार इसका विरोध भी किया। हालांकि इसके बाद भी यहाँ पर बैन लगा हुआ था हिजाब और बुर्के पर। इसके बाद जब इनका निर्वासन हुआ तो वर्ष 1941 में इनके बेटे ने जब यहाँ पर शासन संभाला, जिनका नाम था मोहम्मद रजा पहलवी, जब ये सत्ता पर आए तो इन्होंने कुछ छूट प्रदान की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर वापस से हिजाब और बुर्के पर पाबंदी जैसी ही स्थितियां रखी। यानी महिलाओं को पूरी तरीके से छूट प्रदान थी कि वे ऐसा कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं। इसके बाद यदि बात करें आगे कि हिजाब को लेकर फिर कौन कौन से निर्णय आए, तो जब इन्होंने वर्ष 1941 में यह फैसला दिया कि यहाँ पर हिजाब महिलाएं पहन भी सकती हैं और नहीं भी पहन सकती, तब भी यहाँ पर कई बार प्रदर्शन हुए क्योंकि लोग वहां पर हिजाब पहनना चाह रहे थे। इनके मूल्यों का विरोध किया गया। लोग मुख्य रूप से यह समझ रहे थे कि ये पश्चिमीकरण को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, वहां की मूल्यों को ये अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी महिलाओं ने कई बार यहाँ पर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पश्चिमी मूल्यों और शाह के विरोध में हिजाब और बुर्का पहनना यहाँ पर स्वीकार कर लिया था और यहाँ पर उन्हें पहनना स्वीकार भी किया और पहनना शुरू भी कर दिया। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को ये बात नहीं पता थी कि एक बार यही बुर्का इन पर थोप दिया जाएगा, जो कि अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो पहले तो शुरुआत में इसे पश्चिमीकरण या पश्चिमी मूल्यों के विरोध के रूप में स्वीकार किया गया था, बाद में फिर यह अनिवार्यता से इनके पूरे जीवन में शामिल हो गया।
तो वर्ष 1979 में जैसे ही इस्लामिक क्रांति सफल हुई, उसके बाद एक नए व्यक्ति सत्ता में आए, जिन्हें ईरान में सर्वोच्च नेता के रूप में जाने जाने लगा, आयतुल्लाह खुमैनी। उन्हें इस्लामिक गणतंत्र की मुख्य रूप से बुनियाद रखने के लिए जाना जाता है ईरान में, यानी आयतुल्लाह खुमैनी को जाना जाता है कि उन्होंने ईरान में इस्लामिक गणतंत्र की नींव रखी थी। तो जैसे ही वे सत्ता में आए वर्ष 1979 के बाद, सत्ता में आने के बाद उन्होंने यह फैसला दिया कि यहाँ पर जो कामकाजी महिलाएं हैं, यानी पूरे ईरान में कामकाजी महिलाओं के लिए बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया। जो महिलाएं कामकाज के लिए बाहर निकलती हैं वो बुर्का या हिजाब पहनकर ही कामकाज के लिए बाहर जाएंगी। यानी वर्ष 1979 के बाद यहाँ पर हिजाब पहनना कामकाजी महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। फिर उसके बाद आगे जैसे ही यहाँ पर इन नियमों को लागू करने की बात आई कि आप लागू तो कर रहे हैं, तो इसके लिए तो उन्होंने वहां पर इसके लिए ऐसे लोगों का संगठन बनाया जिसे धार्मिक या मोरालिटी पुलिस के रूप में जाना जाता है। तो पहले तो उनका कार्य यही था कि इस चीज की देखरेख करना, निगरानी करना कि कौन सी कामकाजी महिलाएं हैं जो बुर्का या हिजाब वाली जो उनकी नीतियां हैं उनको फॉलो कर रही हैं कि नहीं। तो जब इन्होंने अनिवार्य कर दिया तब भी विरोध हुआ, तब महिलाओं ने खुलकर इस चीज का विरोध किया कि जो इस्लामिक ड्रेस निर्धारित की गई है हिजाब, तो उसका हम क्यों पालन करें। इसके बाद जैसे ही धार्मिक पुलिस यहाँ पर बन गई, उन्होंने सख्ती से इसे लागू करने के निर्देश दे दिए। फिर वर्ष 1980 में इन्होंने एक बार और कहा, जिसमें कहा कि सरकारी और निजी दोनों ही जो भी संस्थाएं हैं उसमें जो भी महिलाएं काम करेंगी, अब वो हिजाब पहनना उनके लिए अनिवार्य होगा। यानी वर्ष 1980 में सरकारी और निजी दफ्तरों में हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद वर्ष 1983 में कामकाजी महिलाओं के साथ, यानी कामकाजी महिलाओं के साथ साथ अब पूरे ईरान में जितनी भी महिलाएं हैं वे बुर्का पहनेंगी, इस बात की बात उन्होंने वहां पर स्पष्ट कर दी। यानी वर्ष 1983 में पूरे ईरान में सभी महिलाओं के लिए ईरान में बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें शामिल था कि 7 वर्ष से अधिक उम्र की जो भी महिलाएं हैं वो वहां पर बुर्का पहनेंगी। ये कब कर दिया गया? वर्ष 1983 में। यानी पूरे देश में पर्देदारी को अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से अधिक की महिला, कोई भी बच्ची होगी 7 वर्ष के बाद की, उसे यहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सार्वजनिक स्थल थे, मॉल थे, जो भी संस्थाएं थी, वहां पर कुछ ऐसे लोगों को तैनात कर दिया गया जिसे मोरालिटी पुलिस के रूप में जाना जाने लगा। इन मोरालिटी पुलिस के जरिए ही यह चेक किया जाता था कि कौन सी महिला हिजाब पहनी हुई है, नहीं। यदि कोई महिला हिजाब नहीं पहनती है या हिजाब को पहनने का उसका तरीका सही नहीं है, इम्प्रॉपर वे में उसने हिजाब पहन रखा है, तो उस महिला पर यहाँ पर दंड भी आरोपित किए जाते थे। और ये सभी जो सजा थी, ये दंड थे, वे 3 प्रकार के थे। एक, या तो 10 से 60 दिन की उन्हें जेल हो सकती थी, या तो 100 से 1000 रुपए तक का उन पर जुर्माना लगाया जा सकता था, या उन्हें 74 कोड़े मारने की सजा दी जा सकती थी। ये 3 प्रकार के जुर्माने वहां पर लगाए गए थे। कहां पर? सार्वजनिक स्थलों पर प्रॉपर हिजाब ना पहनने की सजा ईरान में महिलाओं को लेकर। इसके अलावा चूंकि सही तरीका वहां पर कोई भी डिसाइड नहीं था, ना ही ऐसा किसी भी इस्लामिक पद्धति में बताया गया है कि हिजाब पहनने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पर सही तरीका कौन डिसाइड करता था? मोरालिटी पुलिस। यानी वहां पर जो मौजूद धार्मिक पुलिस थी, मोरालिटी पुलिस थी, नैतिकता पुलिस के रूप में भी जिसे जाना जाता है, वही यह तय करती थी कि किस व्यक्ति ने प्रॉपर वे में हिजाब पहन रखा है। अब जानेंगे इस धार्मिक पुलिस या मोरालिटी पुलिस के बारे में कि यह धार्मिक पुलिस है क्या। तो असल में धार्मिक पुलिस का कार्य इसी पर निगरानी रखना था कि किस व्यक्ति ने या किस महिला ने प्रॉपर वे में हिजाब पहन रखा है और किसने प्रॉपर वे में हिजाब नहीं पहन रखा। यदि इसके अन्य नामों की बात करें कि ईरान में और इसे किन किन नामों से जाना जाता था, तो गश्ते इरशाद, गाइडेंस पेट्रोल, फैशन गश्ती आदि नामों से इसे ईरान में जाना जाता था। इसकी उद्देश्य की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? ड्रेस कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से। यानी यहाँ पर ईरान में जो ड्रेस कोड महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया था, हिजाब, उसे महिलाएं प्रॉपर वे में धारण कर रही हैं कि नहीं, सार्वजनिक स्थलों पे जैसे ही वे जाती हैं तो प्रॉपर हिजाब उन्होंने पहन रखा है कि नहीं, 7 वर्ष से कम उम्र की हर महिला ने हिजाब पहन रखा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखरेख करने के लिए, कि निगरानी करने के लिए यहाँ पर धार्मिक जो पुलिस है उसके गठन किया गया था। वर्ष 2005 में से, यानी गठन के रूप में से स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन 1979 के बाद से ही यहाँ पर कुछ खास संगठन तैयार कर दिए गए थे जो ऐसी निगरानी करते थे वहां पर। तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों प्रकार के अधिकारी होते हैं जो वैन के साथ सार्वजनिक स्थलों पर उपस्थित होते हैं। यानी सार्वजनिक स्थानों पर पुरुष और महिला दोनों अधिकारियों के साथ एक वैन होती है। जैसे ही वहां पर देखते हैं कोई महिला जिसने इम्प्रॉपर वे में हिजाब पहन रखा है तो वे वहां पर गिरफ्तार कर लेते हैं उसे,
और 3 प्रकार की जो सजा अभी हमने डिस्कस की थी उनमें से कोई भी सजा उसे दी जा सकती है। ये हमने की चर्चा धार्मिक पुलिस के बारे में। अब हम जानेंगे कि भारत में स्थिति क्या है हिजाब को लेकर। यदि अभी हम हालिया बात पर चर्चा करें तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 दिन की सुनवाई, जो कि हिजाब मामले से ही संबंधित है, उसमें उसने 10 दिन की लंबी सुनवाई के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यानी जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट भारत में हिजाब को लेकर कौन सी स्थिति मौजूद होंगी, हिजाब कहां पर कौन कौन सी संस्थाओं में अनिवार्य होगा या संस्थाओं में अनिवार्य नहीं होगा, क्या उसे एक धार्मिक प्रथा के रूप में माना जाना चाहिए, इसे इस्लाम के एक अभिन्न अंग के रूप में, इसके प्रथा के रूप में इसे माना जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए कि नहीं, इसी संदर्भ में इसके संवैधानिक जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे, भारत की विभिन्न धार्मिक स्थितियों के संदर्भ में क्या इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में से देखा जाएगा, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही अपना निर्णय सुनाने वाला है। यदि बात करें कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय तक कैसे आया, तो इस पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक हिजाब को लेकर एक निर्णय दिया था, तो उसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज की गई थी। उनके फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाएं दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर निर्णय लिया है, जिसमें क्या कहा गया था, यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने क्या कहा था, उसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थाओं में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। यानी उन्होंने कहा था यदि कि कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं जहां मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर आती हैं तो वहां पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हम सभी जानते हैं शिक्षा का मामला अधिक है, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, उसके पीछे उसने क्या तर्क बताए हैं। हमने बात की अभी भारत में अब क्या हिजाब को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले हैं। अब चर्चा करेंगे कि भारत में हिजाब को लेकर इससे पहले कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, यानी इससे ड्रेस कोड को लेकर इससे पहले कौन कौन से निर्णय थे जो महत्वपूर्ण थे, जिन पर अभी आधारित डिस्कशन हमने किए हैं। यदि हिजाब मुद्दे पर न्यायालय के निर्णय की बात करें तो सबसे पहला महत्वपूर्ण निर्णय था अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा मामला 2015। यानी यह मामला 2015 में उठा था, जब सीबीएसई ने कुछ ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया था एग्जाम में उम्मीदवारों के लिए। तो वहां पर कुछ याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिसमें केरल उच्च न्यायालय ने 2 याचिकाओं पर सुनवाई की थी और उसके बाद उसने कहा था कि उन्होंने जो ड्रेस कोड निर्धारित की गई है सीबीएसई में, जिस पर चुनौती दी गई थी याचिकाओं में, तो उच्च न्यायालय ने यानी केरल उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया। हालांकि इसमें कहा गया था, यानी चूंकि सीबीएसई द्वारा निर्धारित की जा रही थी, वह परीक्षा करवाई जा रही थी, उसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को आधी बाजू के खुले और स्पष्ट ऐसे कपड़े पहन के आना है जिसमें बड़े बड़े बटन ना हो, क्योंकि नकल को इससे रोका जा सके। और यहाँ पर जूते वगैरह ना पहनकर जो बच्चे हैं उम्मीदवार हैं वे चप्पल आदि पहनकर आए। तो यहाँ पर इसके खिलाफ सीबीएसई के खिलाफ यहाँ पर इससे जो भी नियम थे इसके खिलाफ याचिकाएं दर्ज की गई थी केरल उच्च न्यायालय में। तो केरल उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया और उसमें कहा, चूंकि सीबीएसई ने तर्क क्या दिया था, सीबीएसई के अनुसार यह थे कि जब लोग ऐसे बड़ी बड़ी बटन वाले कपड़े पहन के आते हैं या शूज वगैरह पहन के आते हैं तो इससे नकल जैसी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो नकल की संभावना को कम करने के लिए उसने ऐसे ड्रेस कोड को निर्धारित किया है जो कि बिल्कुल सिंपल और स्वच्छ हो, ताकि नकल की प्रक्रिया को कम किया जा सके। तो यहाँ पर केरल उच्च न्यायालय ने क्या कहा, सीबीएसई को उन्होंने कहा जांच के अतिरिक्त उपायों को अपनाया जाना चाहिए। केरल उच्च न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट में साफ तौर पर सीबीएसई को ही निर्देश दिया कि जांच के लिए आपको ऐसे व्यक्ति जो कि अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पोशाक पहनकर आते हैं उनके लिए अतिरिक्त उपाय अपनाने जाने चाहिए। और आदेश में उन्होंने यह बात स्वीकार भी की कि अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनना, लेकिन भले ही वह ड्रेस कोड के विपरीत क्यों ना हो, यहाँ पर उनको अनिवार्य रूप से कह दिया गया। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने इस बारे में स्पष्ट नहीं कहा था कि अनिवार्य जो उपाय अपनाए जाने चाहिए वे कौन से हों, क्योंकि वे सीबीएसई निर्धारित करेगी कि कौन से उपाय हैं जिसके जरिए आप नकल को रोक सकते हैं। लेकिन व्यक्ति यदि अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पोशाक पहनता है तो वह उस पोशाक को पहनकर वहां पर जा सकता है। ये थी केरल उच्च न्यायालय की बात। यदि हम दूसरे मामले में चर्चा करें तो आमना बिन्त बशीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यह मामला वर्ष 2016 का था। इसमें भी केरल उच्च न्यायालय में ही याचिका दर्ज की गई थी और केरल उच्च न्यायालय ने अपने पिछले मामले को और गहराई से इसका परीक्षण किया। यानी पिछले मामले में उन्होंने जो तर्क दिया था उसको उन्होंने और विश्लेषण और गहराई के साथ इसका परीक्षण किया और परीक्षण के बाद उन्होंने क्या कहा, तो अपने इस फैसले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। यानी यहाँ पर इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। यहाँ पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो पिछले उसके निर्णय थे ड्रेस को लेकर उसे उन्होंने रद्द नहीं किया। यानी यहाँ पर उसकी जो भी नियम बनाए गए थे कि वो कैसे चेक करेंगे, उसमें उन्होंने एक और बात जोड़ दी कि आप जो यहाँ पर अतिरिक्त उपाय हैं
जो सीबीएसई यहाँ पर अतिरिक्त सावधानियां बरतती है देखने के लिए, अतिरिक्त उपाय हैं, उसके बारे में यहाँ पर फिर से न्यायालय ने इस पर जोर दे दिया कि चूंकि ड्रेस तो एक अनिवार्य हिस्सा है उनकी धार्मिक मान्यताओं का, लेकिन सीबीएसई को अनिवार्य उपाय अपनाकर, अनिवार्य सावधानियां अपनाकर यहाँ पर चेक करना चाहिए। तो यानी पिछला जो मामला था वर्ष 2015 में, जो अनिवार्य उपाय थे उन्हें यहाँ पर न्यायालय ने बरकरार रखा, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या थी कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो एक ड्रेस थी उसे उन्होंने धार्मिक प्रथा का हिस्सा मान लिया था। इसके बाद एक और फैसला आया वर्ष 2018 में, फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य का। यह फैसला भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत अधिकारों का मुद्दा मुख्य रूप से चर्चा में रहा है। व्यक्तिगत अधिकारों का मुद्दा यहाँ पर चर्चा में आया, जो कि धार्मिक पहनावे को लेकर ही आया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल ने हेड स्कार्फ की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसी के खिलाफ यहाँ पर कुछ याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिसमें वापस से केरल राज्य ने सुनवाई की और केरल उच्च न्यायालय ने फिर से कहा कि यहाँ पर एक एकल पीठ थी और एकल पीठ ने यहाँ पर अपने एक फैसले को बदल दिया। यानी एकल पीठ ने यहाँ पर यह निर्णय दिया कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों पर वरीयता दी जानी चाहिए। यानी स्कूल के जो भी अधिकार थे, स्कूल की या संस्था के जो अधिकार थे, यहाँ पर उसे अधिक वरीयता दी गई एवं उन्हीं के अधिकारों को यहाँ पर माना जाने लगा। यानी यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों का मुद्दा चर्चा में आया और व्यक्तिगत अधिकारों को यहाँ पर कमतर रखा गया, किसकी तुलना में? किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों की तुलना में। तो चूंकि अभी हमने डिस्कस किया इन तीनों फैसलों के बारे में, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है हिजाब को लेकर, किन किन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी, किन किन मुद्दों को यहाँ पर सामने लाया जाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि धार्मिक प्रथा जो अपनाई जा रही है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इस बारे में चर्चा की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में। उसमें क्या लिखा है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार प्राप्त है। याद रखिएगा, सभी व्यक्तियों के संदर्भ में यह है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, निर्बाध रूप से उसे मानने की यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन यह बात भी कही गई है कि यह जो सारी स्वतंत्रताएं हैं, कौन सुनिश्चित करेगा? राज्य। यानी यहाँ राज्य सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप ना हो और कोई बाधा ना हो। लेकिन यह निर्बाध रूप से नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कहा गया है कि सभी मूल अधिकार के समान ही इस अधिकार को भी राज्य द्वारा लोक व्यवस्था, सदाचार, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य राजहितों के आधार पर निर्बंधित किया जा सकता है। तो यह पूरा क्या चर्चा था? धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में, कि धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या बात कही गई है। यह था पूरा हमारा डिस्कशन। यहाँ पर महत्वपूर्ण है हिजाब मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। चूंकि यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर चर्चा है महत्वपूर्ण रूप से संविधान में क्या है। यानी संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मौजूद है और समानता की स्वतंत्रता भी मौजूद है। तो किसी भी प्रकार का यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़ा क्या फैसला देता है। तो आइए देखते हैं पूरे सेशन से संबंधित आज का हमारा सवाल क्या है। प्रश्न है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 25? तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।